आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मोदी सरकार ने लिया जाति जनगणना कराने का फैसला, कांग्रेस बोली देर आए दुरुस्त आए। भारत के ऊपर से नहीं गुजरेंगे पाकिस्तान के विमान, जानी कैसे तय होती है हवा में सीमा। पहलगाम हमला छुपाने के लिए सरकार का नया पासा, संजय राउत ने भाजपा पर बोला हमला, कहा यह राहुल गांधी का क्रेडिट। फारूक अब्दुल्ला बोले जाति जनगणना सही, मुसलमानों की भी गिनती होना चाहिए। दिल्ली में पानी पर रार, आपस में भिड़े प्रवेश वर्मा और सौरभ भारद्वाज, किया वार पलटवार। फिलिस्तीन के जिस हिस्से पर किया था कब्जा, वहां से भागने को मजबूर हुए इजरायली। अब समाचार विस्तार से। जाति जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि जैसा कि राहुल गांधी ने कल कहा कि हेडलाइन तो दे दिया, लेकिन डेडलाइन कहाँ है। हमारे प्रधानमंत्री बिना डेडलाइन के हेडलाइन देने में माहिर हैं। 2025-26 में गृह मंत्रालय में जनगणना आयुक्त कार्यालय जिसे जाति जनगणना कराने की जिम्मेदारी दी गई, उसे 25-26 के बजट में 575 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। लेकिन 24 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय जनगणना के लिए 8,254 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो उद्देश्य और मंशा क्या है? जैसा कि कल राहुल जी ने कहा, हेडलाइन तो दे दिया पर डेडलाइन कहां है। डेडलाइन के बिना हेडलाइन में तो प्रधानमंत्री बहुत माहिर हैं। उन्होंने कह दिया जाति शामिल होगा, और राहुल जी ने कल सवाल उठाया, आप एक रोड मैप देश के सामने रखिए। 6 साल से हम इंतजार कर रहे हैं इस जनसंख्या का। आप ही ने 24 दिसंबर 2019 को निर्णय लिया था, तब तो जाति का कोई जिक्र नहीं था। अचानक कल आपने कह दिया कि जाति जनगणना इस जनगणना के जो जनगणना कराया जाएगा उसमें शामिल होगा। 2025-26 में गृह मंत्रालय में जो सेंसस कमिश्नर का ऑफिस है, जो सेंसस कराता है, जो जनगणना कराने की जिम्मेदारी दी गई है, इस ऑफिस को 2025-26 के बजट में 575 करोड़ रुपया आवंटन हुआ है। 575 करोड़। और 24 दिसंबर 2019 को नरेंद्र मोदी की सरकार कहती है जनता को कि जनगणना कराने के लिए 8,254 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो पहला सवाल यह है, 575 करोड़ में आप कौन सी जनसंख्या कराएंगे? जाति को छोड़िए, जो साधारण से जो आप करवाते हैं हर 10 साल, वो भी नहीं है। तो मंशा क्या है, मानसिकता क्या है, मकसद क्या है? हेडलाइन, कोई डिटेल नहीं, बजट में आवंटन नहीं। यह है हकीकत। 2019 का निर्णय जहां जाति शामिल नहीं है, और कल शाम का जो घोषणा हुई है वहां अचानक कहा गया है कि जाति भी गिनी जाएगी, जाति की संख्या भी गिनी जाएगी। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत का पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन जारी है। उसने पाकिस्तानी विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। ये प्रतिबंध पाकिस्तान के सैन्य विमानों पर भी लागू होगा। आज रात 12 बजे से इस आदेश को लागू कर दिया जाएगा। इससे पहले पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था। भारत और पाकिस्तान के बीच कोई सीधी उड़ान नहीं। पाकिस्तानी एयरलाइंस सिंगापुर, मलेशिया और अन्य पूर्वी एशियाई देशों की अपनी उड़ानों के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र का उपयोग करती हैं। लेकिन किसी देश के हवाई क्षेत्र के स्वामित्व के बारे में क्या नियम और कानून है? ये कैसे निर्धारित होता है कि कोई देश
की सीमा तक हवाई क्षेत्र पर दावा कर सकता है। क्या हवाई क्षेत्र बंद करने से देशों को कोई नुकसान होता है? एयर स्पेस को वायुमंडल के उस भाग के रूप में परिभाषित करता है जो भूमि और समुद्र दोनों को कवर करता है। उच्चतम सुरक्षा मानकों के साथ साथ हवाई जहाजों के कुशल प्रवाह की गारंटी देने के लिए वायु क्षेत्र को कई भागों में विभाजित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन पर कन्वेंशन के अनुच्छेद 1 में हवाई क्षेत्र की संप्रभुता के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि हर देश को अपने क्षेत्र के ऊपर हवाई क्षेत्र पर पूर्ण और अन्याय संप्रभुता प्राप्त है। इसके अलावा किसी भी राज्य के क्षेत्र में समुद्र तट से 12 समुद्री मील का प्रादेशिक जल शामिल है। हवाई क्षेत्र जो किसी देश की क्षेत्रीय सीमा के भीतर नहीं है उसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सम्मेलन हवाई क्षेत्र के संबंध में प्रावधानों को परिभाषित करते हैं। इसमें बताया गया है कि देश अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र के एक हिस्से पर नियंत्रण रखने के लिए समझौते कर सकते हैं। महाराष्ट्र में जाति जनगणना के फैसले का स्वागत किया जा रहा है। इस फैसले का श्रेय सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। इस पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने विरोध जताया है। संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि इसका श्रेय भाजपा को नहीं जाता। संजय राउत ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस को राष्ट्रीय स्तर की बात समझ में नहीं आती। राहुल गांधी 10 साल से चाहे तो संसद हो या कोई मंच जातीय जनगणना की बात करते आए हैं। जिस जाति का जितना हिस्सा है उन्हें उतना मिलना चाहिए। ये पूरे बहुजन समाज की बात है। ये देवेंद्र फडणवीस को समझ में नहीं आएगी। उनकी विचारधारा अलग है। ये राहुल गांधी का श्रेय है, भले ही केंद्र ले रही है। सरकार को झुकना पड़ा। उन्होंने कहा कि राजनीति इसमें भी है कि पहलगाम के बाद जो माहौल बना है उसमें पीएम मोदी से लोग सवाल पूछने लगे हैं, तो सवालों से ध्यान हटाने के लिए फैसला लिया गया। युद्ध का माहौल है, लोग सवाल पूछ रहे हैं। देखो, देवेंद्र फडणवीस की बात आप भूल जाइए। उनको लेवल की बात समझ में नहीं आती, राष्ट्रीय लेवल की, समझा ना। राहुल गांधी जी लगभग 10 साल से, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे और कोई मंच हो, जातीय जनगणना की बात करते आए हैं। जिस जाति का जितना हिस्सा है उनका हक उनको मिलना चाहिए। ये पूरा बहुजन समाज की बात है। देवेंद्र फडणवीस जी को समझ में नहीं आएगी। उनकी विचारधारा अलग है। देवेंद्र फडणवीस की विचारधारा वो जातीय जनगणना में नहीं बैठती। ये बहुजन समाज की बात है। मैं ये बोल रहा हूं, ये राहुल गांधी का श्रेय है। जरूर कैबिनेट ने निर्णय लिया, लेकिन राहुल गांधी 10 साल से बात कहते आए हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा, सरकार मोदी की और सिस्टम राहुल जी की चल रही है और ये चलती रहेगी। आने वाले दिनों में देखो क्या होता है। सरकार को झुकना पड़ा। राहुल जी ने जो बात कही बार बार इस बारे में, वो समाज के, देश के आखिरी तबके तक चली गई। तो बिहार चुनाव सामने है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर और कुछ है, तो सरकार को निर्णय लेना पड़ा। दूसरी बात, राजनीति उसमें भी है। ये पहलगाम हमले के बाद जिस प्रकार का माहौल पूरे देश में बना है, लोग मोदी जी से सवाल पूछने लगे हैं, तो सवाल के ऊपर का ध्यान हटाने के लिए भी ये निर्णय जल्दबाजी में लिया गया। नहीं तो इतने साल से हम बोल रहे, तब निर्णय नहीं लिया, लेकिन कल ले लिया। युद्ध का माहौल है, लोग सवाल पूछ रहे हैं मोदी जी को और अमित शाह को। हाँ, तो ये भी एक मुद्दा है। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जातीय जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना में शामिल किए जाने पर कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए ताकि ये पता लगाया जा सके कि किस जाति के लोग विकसित हैं और किस जाति के लोग विकसित नहीं हैं। सकारात्मक कार्रवाई और इस देश में न्याय करने के लिए ये बहुत जरूरी है। 27% पर ही ओबीसी आरक्षण रोक दिया गया है, जो अपर्याप्त है। अब हम भाजपा से जानना चाहते हैं कि इसकी शुरुआत कब तक होगी। कास्ट सेंसस हो ताकि ये मालूम हो सके कि कौन सी कास्ट डेवलप हुई है, कौन सी कास्ट अंडर डेवलप है, और दूसरा ये है कि फॉरवर्ड कास्ट में कितने वो लोग डेवलप हुए, कितने उसमें डेवलप नहीं हुए हैं। ये बहुत ज़रूरी है एफर्मेटिव एक्शन के लिए और इस देश में इंसाफ करने के लिए, क्योंकि सिर्फ 27% पे आप ओबीसी का रिजर्वेशन रोक दिए हैं, ये नाकाफ़ी है। और कास्ट सेंसस ही इस चीज़ को साबित करेगा कि बैकवर्ड कास्ट इस देश में कितने पीछे हैं, कितना उनसे नाइंसाफ़ी हुई है।
तो हम बीजेपी से डिमांड करते हैं कि आप बार बार ये बोलते कि आप क्या बोले, विकसित भारत बोलते, जनधन बोले, फिर आप 370 निकाल दिए, ये सब चीज़ें आप बातें करें, मगर कास्ट सेंसस के ऊपर हमेशा आप पीछे हटते थे। और जब कास्ट सेंसस का डिमांड शुरू हुआ तो खुद प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स बोले कि बटेंगे तो कटेंगे, और इस तरह की वाहियात बातें होती थी। मगर कास्ट सेंसस करना ज़रूरी है। हम बीजेपी से जानना चाहेंगे कि आप क्या इसको शुरू कब करेंगे। देखिए, सेंसस शुरू होना है तो कास्ट सेंसस होगा, फिर ये कंप्लीट कब होगा, क्या 29 के पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले ये रिपोर्ट आ जाएगी या नहीं आएगी। और साथ ही साथ ये है कि बीजेपी हमेशा बोलती पसमानदा मुसलमान। भाई, पसमानदा मुसलमान का क्या मौक़िफ़ है, क्या उनका स्टेटस है, कितना डिप्रेविटी उनमें है, और जो नॉन पसमानदा मुसलमान है उनका क्या पोजीशन है। जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने राष्ट्रीय जनगणना में जाति जनगणना को शामिल करने पर कहा कि लोग लंबे समय से इस बारे में बात कर रहे थे। शुक्र है कि कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। इससे सबसे ज्यादा फायदा पिछड़ों को होगा। उनकी संख्या नहीं गिनी जाती थी। मुझे लगता है कि मुसलमानों की भी गिनती होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम कितने हैं। ये तो पहले से बहुत वक्त से लोग कास्ट सेंसस की बात करते थे। शुक्र है अल्लाह का, आज हिंदुस्तान की कैबिनेट ने यह मंजूर कर लिया कि कास्ट सेंसस हो। इसका बेनिफिट क्या है किसको? देखिए, सबसे बड़ा बेनिफिट तो जो है बेचारे लोग, ये जो शेड्यूल्ड कास्ट वगैरह है, उनका नंबर ही गिना जाता था। मैं तो समझता हूँ उनको मुसलमानों की भी गिनती करनी चाहिए, कि पता लगे इस देश में हम लोग कितने हैं। कोई 11, 12, 13, 14, 22, 24 कहता है, पर हमें पता तो लगे। अच्छी बात है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने पहलगाम आतंकी हमले पर पीएम नरेंद्र मोदी की कड़ी प्रतिक्रिया की सराहना की है, जिसमें पाकिस्तानी राजनयिकों को निष्कासित करने, सिंधु जल संधि को निलंबित करने और अटारी सीमा को बंद करने जैसी अभूतपूर्व कार्रवाइयों पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सशस्त्र बलों को खुली छूट दी गई है और पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। कुछ आगे की कार्रवाई होगी। देखिए, मोदी जी ने पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है, एक्शन को रिएक्शन दिया है और 5 लोगों को हाई कमीशन से हटाया, सिंधु जल करार को रोक दिया, वीजा को बंद कर दिया, अटारी बॉर्डर बंद कर दिए। पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान में हैं, उनको तुरंत देश छोड़ने का आदेश किया है। अभी तीनों दलों की बैठक ली हुई है, उनको खुली छूट दी है देश की रक्षा करना, 140 करोड़ जनता की रक्षा करना। ऐसे पहले कभी हुआ था? इससे पहले पुलवामा का सर्जिकल स्ट्राइक किसने किया था? सेना के जवानों पर अटैक करने के बाद तुरंत मोदी जी ने फैसला करके सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। अभी भी पाकिस्तान को कमर तोड़ जवाब मिलेगा, पाकिस्तान का नामो निशान मिटेगा। ऐसी शुरुआत हुई है। सुबह तीनों दलों की बैठक ली, सेना के, वायुसेना, नौसेना और हमारी थल सेना, ये तीनों प्रमुख लोगों की बैठक ली। उसमें उनका जो रुख है, कठोर निर्णय लेने का रुख दिखा। और शाम को ये जातीय जनगणना, जो आम आदमी, सर्वसामान्य आदमी, उसके जीवन में बदलाव लाने के लिए निर्णय, एक तरफ कड़ा रुख और दूसरी तरफ उनका हम्बल, जो लोगों के प्रति प्रेम, ऐसा किया है। तो अभी तक कांग्रेस ने हिम्मत नहीं की थी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना, आतंकवादियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेना, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति में हजारों लाखों सैनिक वहां पर शहीद हो गए। ये तो दुर्भाग्य है। इसका हिसाब तो कांग्रेस में देना पड़ेगा और इसका हिसाब चुकता करेंगे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, पाकिस्तान का नामो निशान मिटा। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम वक्फ बिल का विरोध करते हैं और हमारा मानना है कि हमें इसे भूलना नहीं चाहिए। ये मसला सुप्रीम कोर्ट में है और हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। पहलगाम की घटना बहुत दर्दनाक है। मेरा मानना है कि जो भी इंसानियत को जानता है वो इस बात से सहमत होगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तजुर्बा है। देखिए, मैं आपसे कहूँगा, वक्फ की जो बिल है हम उसको अपोज करते हैं।
इसमें कोई शक नहीं। और हम समझते हैं कि वक्त के बिल को हमें भूलना नहीं चाहिए। वो आज भी मुद्दा है और सुप्रीम कोर्ट के पास है। हम उम्मीद करेंगे सुप्रीम कोर्ट हमसे जस्टिस करेगी। एक तो वो है। पहलगाम का वाक़ा जो है ये दर्दनाक है, बहुत दर्दनाक है। मैं नहीं समझता हूँ कोई भी इंसानियत को समझने वाला, इंसानियत को जानने वाला ये कबूल करेगा कि ऐसा होना चाहिए। नफ़रतें इससे बढ़ जाती हैं। अब किसका ये मकसद था कि नफ़रत पैदा करें, क्यों करें, उससे उनका क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि कश्मीर उससे तो फैसला हो नहीं सकता। वो कहते हैं हमारी शाहरग है, ये कहते हैं हमारा अटूट अंग है, और ये बीच में हम लोग मर रहे हैं। कभी कोई इंसिडेंट हो जाता है, आपने खुद देखा कई इंसिडेंट हुए। हम तो 30-35 साल से यही देख रहे हैं, इससे हम निकल ही नहीं रहे। और सबसे ज़्यादा नुकसान जम्मू कश्मीर के अवाम का हो रहा है, किसी और का नहीं हो रहा, जम्मू कश्मीर के अवाम का हो रहा है। देखिए इसमें सही बात है, इसमें कोई शक नहीं कि सिक्योरिटी लैब से, इंटेलिजेंस लैब से, तो ये तो सही बात है। अब आप देखिए हर वक्त यही कि सब सही है, ठीक है, ये है, वो है, साबित कर देता है फिर कि साहब ये कभी भी ऐसी चीज़ कर सकते हैं। उनको अच्छा नहीं लगा होगा पार कि हम ज़िंदगी चला रहे हैं, हमारा कारोबार चल रहा है, लोग आबाद हैं, उनको ये अच्छा नहीं लगा होगा। और हमारे लोगों ने भी प्रोपेगेंडा बड़ा किया, इतने करोड़ आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उसको तोड़ने के लिए उन्होंने वो एक कदम उठाया है, मगर ये नहीं देखा कि न सिर्फ ये इंसानियत पे एक हमला है, बल्कि ये नहीं देखा कि सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों पे इस पे क्या नतीजा होगा। चंडीगढ़ स्थित भाजपा राज्य कार्यालय में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सम्मान अभियान के तहत आयोजित राज्य संगोष्ठी को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने आगामी जनगणना में जाति आधारित गणना को शामिल करने के नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले को ऐतिहासिक, दूरदर्शी और भारत के सामाजिक न्याय परिदृश्य के लिए एक निर्णायक कदम बताया है। कांग्रेस ने दशकों तक टाला, उसे मोदी सरकार ने कर दिखाया। यही होता है डिसाइसिव डायनेमिक नेतृत्व, दूरदृष्टा नेतृत्व। जाति की राजनीति नहीं, हर जाति का कल्याण, समाज के हर वर्ग का कल्याण हो, उसी सोच के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निरंतर कल्याण के कार्य कर रहे हैं। चाहे वो ओबीसी योग को संवैधानिक दर्जा देने की बात हो, जाति जनगणना कांग्रेस के लिए वोट बैंक का समान था, वोट बैंक का मुद्दा हमारे लिए सामाजिक न्याय की नींव है, सामाजिक न्याय की नींव। वो सर्वे करते रहे, झूठ बोलते रहे, हम सच्चाई गिना रहे हैं। अब पिछड़ों को आंकड़ों की नहीं, अधिकारों की गारंटी मिलेगी। मोदी सरकार ने वो शुरू किया है जिसे कांग्रेस ने जानबूझ तक दशकों तक पेंडिंग रखा, लटकाया। यही फर्क है नीयत और वोट बैंक की राजनीति। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने केंद्र की भाजपा सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि पंजाब के हिस्से का 8,500 क्यूसेक पानी केंद्र की भाजपा सरकार और राज्यों की भाजपा सरकार ने मिलकर पंजाब से छीनने की कोशिश की है। पंजाब के भाजपा नेता इस मुद्दे पर अपना स्टैंड करें। कांग्रेस के नेताओं को भी इस मुद्दे पर अपना स्टैंड क्लियर करना होगा। एक सफेद झूठ जो हरियाणा सरकार है, जो दिल्ली सरकार है, जो ये सब चाहे राजस्थान की सरकार है, इन्होंने अपने हिस्से का पानी ले लिया। अब पंजाब के हिस्से का पानी बचा है, उसमें से इन्होंने जो केंद्र की सरकार है उसने और उसकी जो डबल इंजन सरकारें हरियाणा में है, राजस्थान में है और दिल्ली में है, इन्होंने मिलके पंजाब के विरोध के बावजूद 8,500 क्यूसेक पानी और दे दिया हरियाणा को पंजाब के शेयर से। मतलब अपना शेयर ले चुके हैं 31 मई तक, जब जो भी अपना सारा पानी ये यूज़ कर चुके हैं। तो ऑलरेडी अपना पानी यूज़ करके अब ज़बरदस्ती पंजाब का पानी ले रहे हैं और इनकी कोशिश है कि पंजाब का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। पंजाब जो इनको अनाज देता है,
पंजाब पानी जो है वो पंजाब की लाइफ लाइन है, पंजाब के किसान की, मजदूर की, पंजाब की इकोनॉमी की। ये उस पे हमला है और पंजाब और पंजाबियत पे हमला है। ये पंजाब में माहौल ख़राब करना चाहते हो। पहले एक 80s में हो चुका है, जो मतलब उस दशक में हुआ था, वो लड़ाई भी पानी से शुरू हुई थी। ये फिर वैसा माहौल बनाना चाहते हैं। ये पंजाब के साथ धोखा है, शरेआम पंजाब की पीठ में छुरा मारा है। पंजाब वाली की आने वाले जो बच्चे हैं, पीढ़ियाँ, उनके साथ ये धोखा है। हमारे बच्चों से पानी छीना जा रहा है। अनाज हम इनको देते हैं, पानी हम इनको देते हैं, लेकिन हमारे हिस्से का जो बचा हुआ पानी है वो भी ये छीन के लेके जाना चाहते हैं। और इसमें एक बात और भी है जी, जो पंजाब से लीडर हैं, चाहे इनके प्रधान हो, चाहे इनके जो पंजाब से मिनिस्टर हैं वो आज कहाँ हैं? वो पंजाब के साथ खड़े हैं या पंजाब के साथ धोखा करने वालों के साथ खड़े हैं? जवाब कांग्रेस को भी देना पड़ेगा। कांग्रेस की सरकार ने जो हिमाचल में है उसने न्यूट्रल स्टैंड लिया है। पंजाब के कांग्रेस के प्रधान को और जो एलओपी हैं, विरोधी धिर के नेता हैं, उनको भी जवाब देना पड़ेगा। क्या ये उनका स्टैंड पानियों के ऊपर, पंजाब के ऊपर न्यूट्रल है? न्यूट्रल का मतलब वो बीजेपी के साथ खड़े हैं या पंजाब और पंजाब के लोगों के साथ खड़े हैं? तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंजाबियों को लड़ना आता है। पंजाब देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़े, फिर पंजाब जो देश में अकाल पड़ते थे भुखमरी के साथ लड़े और देश को सेल्फ सफिशिएंट बनाया, अनाज के भंडार भरे। पंजाब को काम करना आता है, लड़ना आता है, अपने हक लेने आते हैं और जीतना भी आता है। हम अपने हकों के लिए लड़ेंगे, जोर से लड़ेंगे और इनको ऐसा नहीं करने देंगे। दिल्ली में पानी पर एक बार फिर से संग्राम जारी है। सरकार भले ही बदल गई हो, लेकिन पानी का मुद्दा है कि हल होने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने पंजाब सरकार पर राजधानी का पानी रोकने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार हरियाणा और दिल्ली का पानी रोककर गंदी राजनीति पर उतर आई है। प्रवेश वर्मा के इस आरोप पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने करारा बयान दिया है। देखिए, प्रवेश जी मजाक कर रहे हैं। जब केंद्र सरकार ने सिंधु नदी को रोककर पूरे पाकिस्तान का पानी रोक दिया है, तो भारत के पास तो पानी ही पानी है। उसमें थोड़ा सा पानी, 1% पानी भारत सरकार दिल्ली में दे दे, दिल्ली की पानी की कमी दूर हो जाएगी। और जब हम कहते थे कि हरियाणा से पानी नहीं आ रहा, तब भारतीय जनता पार्टी और एलजी कहते थे नहीं पानी बहुत है, प्रशासन को पानी को जो है बांटना नहीं आ रहा, दिल्ली सरकार चलानी नहीं आती आम आदमी पार्टी को। भाई अब आप चलाइए, आप तो कहते थे पानी बहुत है। BR अम्बेडकर की छवि वाले अपने पोस्टर पर विवाद पर बोलते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह की गलती दोबारा नहीं होगी। वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लालचंद गौतम से भी बात करेंगे और उन्हें समझाएंगे। मैंने कहा और फिर मैं दोहराता हूँ कि लालचंद गौतम जो समाजवादी कार्यकर्ता गोंडा का लोहियाबानी का जिलाध्यक्ष है, उसने पोस्टर तस्वीर अगर इस तरह बनाई है, मैं उसे समझाऊंगा और भविष्य में ये गलती कभी नहीं होगी। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने केंद्रीय कैबिनेट द्वारा जाति जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना में शामिल किए जाने की घोषणा पर कहा कि हमें ऐसी किसी जनगणना या सर्वे से कोई दिक्कत नहीं है जिससे समाज के बारे में बेहतर जानकारी मिले, लेकिन सिर्फ जातिगत जनगणना हो जाने मात्र से देश में सुधार नहीं होगा, बल्कि गणना के आधार पर जो निष्कर्ष निकल कर सामने आए और सरकार उस पर काम करेगी तब सुधार होगा। ये ज्यादातर नेताओं के लिए, दलों के लिए राजनीतिक वाद विवाद और राजनीतिक अपमानशिप की बात ज्यादा है और इससे समाज का सुधार हो, उस पर जनगणना के आधारित कार्यक्रम बने, वो कहीं न कहीं सेकेंडरी मुद्दा लगता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाजपा जो अभी देश में इसको करने जा रही है, भाजपा की सरकार जिसने घोषणा की है, वो लोग तो बिहार में सरकार में हैं। 2 साल पहले जातीय जनगणना यहां बिहार में कराया गया है, तो भाजपा के लोगों को ये बताना चाहिए कि जो बिहार में जनगणना हुई जाति आधारित, उस पर जो फाइंडिंग आए, उस पर यहाँ की सरकार ने क्या किया। नवंबर 2023 में बिहार की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की थी कि जातीय जनगणना में जो गरीब परिवार पाए गए हैं 94 लाख, उनको 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब भाजपा सरकार में भाजपा को ये बताना चाहिए कि भाई वो 2 लाख रुपए अभी आपने दिया कि नहीं दिया। अभी तक तो किसी को 1 रुपया नहीं दिया गया। उसी जातीय जनगणना में ये निकल कर आया कि दलित और अति पिछड़ा समाज के 5% से कम लोग बिहार में 12वीं पास करते हैं। तो पिछले 2 वर्ष में दलित और अति पिछड़ा समाज के लोगों की पढ़ाई को सुधारने के लिए कोई योजना तो यहां बनी नहीं। इसी तरीके से जो कांग्रेस वाले कह रहे हैं, तो भाई कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, हिमाचल में है।
इनफैक्ट बिहार में भी जब ये जाति जनगणना हुई तो कांग्रेस वाले सरकार में ही थे। तो राहुल गांधी को किसने रोका है कि जो जानकारी आई उसके आधार पर आप कोई योजना बना दो? वो इसी से, और 40 बरस कांग्रेस इस देश में शासन में रही है, तब क्यों नहीं कराकर सुधार दिया? ये बेकार की बात है। अभी जगे हैं और अभी उनको ये ज्ञान हुआ है कि जाति की गणना होने से स्थिति को सुधारा जा सकता है। राष्ट्रीय जनगणना में जाति जनगणना को शामिल करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी लंबे समय से जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। वो इस घटना को लेकर बहुत आश्वस्त थे। उन्होंने कहा कि इसकी लंबे समय से मांग की जा रही थी। वो लंबे समय से जाति जनगणना की मांग कर रहे थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि ये जरूर होगा। अगर पीएम मोदी ऐसा नहीं करेंगे तो हम करेंगे। मांग तो लंबे समय से की जा रही थी और सामाजिक न्याय की बात को आधार बना के की जा रही थी। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर भी बाहर भी के एग्जाम्पल भी दिए कि किस प्रकार से SC, ST, OBC के लोग जो है उच्च पदों पे नहीं है, किसी भी में भी, ब्यूरोक्रेसी में भी या जुडिशरी में भी, किसी में नहीं है, कहीं पे भी नहीं, मीडिया में भी नहीं है। ये बात बार बार वो बोल रहे थे और जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि ये होके रहेगी, मोदी जी नहीं करेंगे हम करेंगे। ये जो बार बार बोल रहे थे उसमें एक आत्मविश्वास झलक रहा था कि देश के हित के अंदर है, ये देश हित के अंदर है। और मैं समझता हूँ कि इसी रूप में इस को लेना चाहिए हमें। इतना ज़बरदस्त दबाव पड़ा सरकार पर, आखिर में उनको फैसला करना पड़ा, आखिर में फैसला करना पड़ा। और इसका सबने कहा है कि देर आए दुरुस्त आए। और अब ये तो एक स्टेप है। 50% का जो राइडर है वो ख़त्म करने के बाद भी राहुल ही कह रहे हैं कि 50% का राहुल जो है वो भी ख़त्म हो। जो शिक्षा में आरक्षण की बात की गई है आर्टिकल 15(5) उसके अंतर्गत जो है प्रोविज़न, समय आ गया कि उस पर भी सरकार आगे बढ़े। तो एक प्रकार से बहुत बड़ा डिसीजन सरकार ने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। दबाव में किया है, मजबूरी में किया है, वो अलग बात है। करना पड़ा है वो अलग बात है। क्योंकि ये लोग कहते थे कि कांग्रेस समाज को बांटने का काम कर रही है, कांग्रेस समाज को बांटने का काम कर रही है, वो जाति की जनगणना की बात कर रही है। RSS भी और BJP भी लगातार कांग्रेस पे आरोप लगा रहे थे, आप जातियों को बांट रहे हो, इसलिए मांग कर रहे हो, जो नहीं होने वाला है। इजराइल गाजा में पिछले 19 महीनों से फिलिस्तीनियों पर बम बरसा रहा है। बुधवार को इजराइल में कुछ ऐसा हुआ कि उसके ही यहाँ धुआं दिखाई देने लगा। इजराइल के यरूशलेम के पास भयानक जंगलों में आग लगने से इजराइल में नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई है। इजराइल के लोग बिना किसी विद्रोह, हमले या हमास की कार्रवाई के बिना ही अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। तेज हवाओं और सूखे मौसम की वजह से आग तेजी से फैली और कई इलाकों को खाली करना पड़ा। इजराइल सरकार ने हालात काबू से बाहर होने पर अंतर्राष्ट्रीय मदद की अपील की और नागरिकों को प्रभावित क्षेत्रों से निकाला जा रहा है। आग यरूशलेम के पश्चिम के जंगलों से शुरू हुई और 100 से ज्यादा स्थानों पर फैल गई। अब तक लगभग 3000 एकड़ जमीन जल चुकी है। यरूशलेम तेल अवीव को जोड़ने वाले मुख्य रूट 1 और हाईवे 3 सहित कई प्रमुख सड़कें बंद कर दी गई और रेल सेवाएं भी प्रभावित हैं। इजरायली MDA बचाव एजेंसी ने बताया कि करीब 23 लोगों का इलाज किया जा रहा है और 13 को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से कई लोग जलने और धुएं की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं। एजेंसी ने यह भी साफ किया है कि अलर्ट का स्तर उच्चतम स्तर पर बढ़ा दिया गया है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि हम एक राष्ट्रीय आपातकाल का सामना कर रहे हैं और सभी उपलब्ध बलों को जीवन बचाने और आग पर नियंत्रण पाने के लिए जुटना होगा। फायर रेस्क्यू चीफ ने कहा है कि हम साफ तौर से एक दशक में सबसे बड़ी आग का सामना कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि मौसम के बिगड़ने की वजह से एयर रेस्क्यू रोकना पड़ा है और जमीन से लोगों को बचाने का अभियान जारी है। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।